गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अभी नेक्स्ट चैप्टर, ये आप लोगों का सिलेबस का दिस इज द सेकेंड चैप्टर। दिस इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 173 से लेके सेक्शन 193 तक। ये चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो बोर्ड मीटिंग, सेकेंड इज सेवरल कमिटीज लाइक ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एट्सेट्रा, एंड थर्ड पार्ट इज पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा है। लगभग 10 से 12 मार्क्स हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहिए बस। Okay, so let us start with the provisions. Section 173, meeting of board. देखो, यहाँ पे first part is frequency of board meeting. First board meeting within 30 days from incorporation. कंपनी incorporation होगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर first board meeting हो जाना चाहिए. Then subsequent board meetings. Minimum 4 board meetings in a year. Maximum gap between 2 meetings is 120 days. अभी ये जो मैक्सिमम गैप है ना, दिस इज विद इन 2 बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स को मैं शॉर्ट में BM लिखूंगा। ओके, अभी इसका कुछ एग्जेम्पशंस है। एक तो 1 पर्सन कंपनी में 2 ऑप्शन है, 1 पर्सन कंपनी विथ 1 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी विथ मल्टीपल डायरेक्टर्स। तो 1 पर्सन कंपनी विथ 1 डायरेक्टर, नो बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड। 1 पर्सन कंपनी विथ मल्टीपल डायरेक्टर्स, 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ अ कैलेंडर ईयर। मतलब हर 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग चाहिए। एंड यहाँ पे गैप इज मिनिमम 90 डेज। मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम। नेक्स्ट एग्जेम्पशन इज फॉर स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर, गैप इज मिनिमम 90 डेज। तो यहाँ पे आप लोग 3 चीज़ याद रखना। एक तो 1 पर्सन कंपनी है, एक स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, तीनों के केस में 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ अ कैलेंडर ईयर, दैट इज 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग चाहिए, एंड गैप इज मिनिमम 90 डेज। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। अभी ये दोनों केस में यहाँ पे भी 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर, गैप इज मिनिमम 90 डेज। बट ये दोनों जो सेक्शन 8 एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट टू 137 एंड 92 है। जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोग ने देखा था, 137 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 92 इज रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार। इसमें कुछ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अभी सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा सब्जेक्ट टू 137 प्लस 92, मतलब नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन दीज 2 sections, राइट। पार्ट बी इज मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। अभी बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड करना है? डायरेक्टर्स में अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय 3 तरीका है। एक तो इन पर्सन, वो मतलब प्रेजेंट फिजिकली। दूसरा तरीका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरा तरीका है अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। ये दोनों जो तरीका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया है, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड along with participation date and time। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ तो डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है। देन मैटर्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड ओनली फिजिकली। मतलब ये केसेस में फिजिकल डायरेक्टर्स को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए एंड नॉट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी क्या क्या सिचुएशन इसमें कवर्ड है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
approval of board's report, approval of prospectus, audit committee meetings for approval of consolidated financial statement, approval of matter relating to acquisition, amalgamation, merger, demerger. मतलब ये 5 केसेस है जो थोड़ा सीरियस केसेस है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलाउड नहीं है. देन इफ फॉर अबव पर्पसेस कोरम इज फिजिकली प्रेजेंट मतलब ये जो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए ना, ओनली कोरम, इट मीन्स फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर कोरम. अभी कोरम फिजिकली हो गया तो कोरम के ऊपर, कोरम के बाद जो भी है वो डायरेक्टर्स कैन ज्वाइन वर्चुअली. डायरेक्टर्स कैन ज्वाइन इवन वर्चुअली. ये क्या है? ओवर एंड अबव कोरम. कोरम हो गया तो बाकी जो एडिशनल डायरेक्टर्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन प्रोसेस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड. इसका एक प्रोसेस है स्टोरी के जैसा, इसको याद रखो. Point 1 is every company shall make necessary arrangements to avoid, देखो, to avoid failure of connection. बड़ा बेसिक सा पॉइंट है. The chairperson of the meeting and company secretary shall take due care. अभी क्या क्या है? 3 चीज़ें हैं. To safeguard integrity of meeting by ensuring sufficient security, ensure only authorized persons attend the board meeting, रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एंड प्रिपेयर मिनट्स ऑफ मीटिंग. ये 3 चीज़ें चेयरपर्सन एंड सीएस को टेक केयर करना है. थर्ड पॉइंट इज द चेयरपर्सन शैल टेक अ रोल कॉल ऑन द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग. एवरी डायरेक्टर शैल कन्फर्म हिज नेम, लोकेशन फ्रॉम वेयर ही इज पार्टिसिपेटिंग एंड वेदर ही हैज़ रिसीव द एजेंडा और नॉट. ये 3 चीज़ें कंफर्म करना है एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. फोर्थ पॉइंट इज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स शैल बी काउंटेड फॉर कोरम एक्सेप्ट फॉर द 5 मैटर्स. ऊपर जो 5 मैटर डिस्कस किया वो छोड़ के कोई भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन्स से ज्वाइन होगा ना, उसको कोरम में भी माना जाएगा. वो 5 मैटर में कोरम में नहीं होगा. The chairperson shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting. ये एक important चीज़ है. Quorum should be present throughout the meeting. मतलब शुरू में quorum हुआ फिर नहीं था ऐसा नहीं चलेगा. Throughout the meeting quorum को present रहना चाहिए to transact any business. इसमें क्या होगा? To transact any business. Okay, next is the draft minutes shall be circulated to, यहाँ पे देखो, draft minutes shall be circulated to all the directors within 15 days in writing or electronic mode. Every director who have attended the meeting shall within 7 days need to confirm with respect to accuracy of the draft. Then draft minutes shall be entered in the minutes book. Draft minutes shall be entered in the minutes book as signed by the chairperson. अभी ये जो draft minute है, this should be signed by the chairperson and shall be included in the minutes book. अभी यहाँ पे एक छोटा सा नोट है. A director may not attend all the board meetings conducted in a year. However, there is a disqualification if a director is absent from all board meetings during a period of 12 months with or without approval. यहाँ पे क्या है? There is a disqualification if a director is absent from all board meetings during a period of 12 months. तो यहाँ पे कैसा है, भले ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लिया था नहीं लिया था, दैट इज इररेलेवेंट. देन नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी सेंट टू all the directors
at their registered address with the company at least 7 days prior by कुछ 3 ऑप्शन हैं. एक तो हैंड डिलीवरी हो सकता है, बाय पोस्ट हो सकता है और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अभी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में जनरली 2 चीज़ आते हैं, एक तो ईमेल या फिर फैक्स. तो मोड्स ऑफ नोटिस क्या होगा? हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सेकेंड इज टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस अ shorter notice is also allowed, but at least one independent director shall be present. If not, then decisions to be ratified by at least one independent director after such meeting. Notice shall have the option to attend through, मतलब जो नोटिस है ना उसमें ये ऑप्शन दिया जाएगा डायरेक्टर्स को टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो. A director intending to attend through video conferencing shall communicate to the chairperson और CS company secretary. डायरेक्टर को ये दोनों पर्सन में से किसी को कंफर्म करना होगा that he wishes to join through video conferencing. If no intimation is received from the director about joining through video conferencing, then it is assumed that he will attend in person. Then it is assumed that he will be attend in person. Right? Fourth point is penalty for failure to give notice. Every officer, यहाँ पे penalty किसको है? ऑफिसर को. Every officer including the company secretary who has failed to serve a notice. Penalty किस बात का है? Who has failed to serve a notice for board meeting to the directors are liable for a penalty of 25,000 rupees. Flat penalty है 25,000 rupees. Okay, so we have completed the first section. Our next section is section 174, quorum for board meeting. Okay, quorum is the minimum number of directors required to be present in a board meeting to validly transact a business in a duly convened board meeting. Quorum क्या है? Is the minimum number of directors required. Quorum is higher of एक तो 1/3 of total strength rounded off as 1 or 1/3 or 2 directors whichever is higher. This is the quorum for board meeting. अभी यहाँ पे एक नोट है, Articles of Association can fix a higher quorum but cannot fix a lower quorum than section 174. यहाँ पे एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, Companies Act 2013 will always prevail the articles of association of a company, right? Okay. Now quorum in case of section 8 company, यहाँ पे थोड़ा अलग है. 8 members और 25% of total members whichever is lower. यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है लोअर दिया गया है. 8 members और 25% of total strength subject to 137 and 92. मतलब ये दोनों सेक्शन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. दिस इज फॉर सेक्शन 8 कंपनी. इन केस where the strength is less than that mentioned in the articles and the quorum is not met, मतलब जहां पे कोरम नहीं मीट हो रहा है, इन दैट केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स और कंडक्ट अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स फॉर कोरम. तो अर्जेंटली कोरम चाहिए, ये दोनों तरीका है कोरम को मीट करने का. थर्ड इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर अंडर सेक्शन 184. इफ ही, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इसका डेफिनेशन है जी कि कौन, कब हम लोग कोई डायरेक्टर को मानेंगे कि ही इज अ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, राइट? ओके.
when the director holds greater than 2% holdings or he is a promoter or CEO, and second is he is related with a firm in which he is a partner or director, right? Interested directors cannot be a part of quorum. They also cannot vote. एक तो cannot be a part of quorum. They also cannot vote or participate in a board meeting. In case of a private company, even interested directors can participate if he has disclosed his interest subject to 137(92). तो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया गया है. इवन interested directors, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट, राइट? ओके. If number of interested directors is greater than 2/3, देखो number of interested director is greater than 2/3 of total strength. Number of interested director is greater than 2/3 of total strength. तो यहाँ पे quorum क्या होगा? Quorum is higher of number of non-interested directors, number of non-interested directors present in board meeting, or टू डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, राइट? देन हम लोग देखेंगे एडजॉर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग ड्यू टू लैक ऑफ कोरम. इफ देयर इज नो कोरम इन अ बोर्ड मीटिंग, then the board meeting shall stand adjourned to the same day at the same place in the next week. If it is a national holiday, then next day. तो अभी कोरम नहीं हो रहा है तो वो बोर्ड मीटिंग हम लोग एडजर्न कर देंगे. The board meeting shall stand adjourned to the same day, same place, same time in the next week. If it is a national holiday, then next day. Section 174 is not applicable to a one-person company in which there is only one director in its board. Quite obvious है, OPC है, एक ही director है, उसमें क्या ही quorum लगेगा. Okay, yeah. Then we will move on to our next section, that is section 175. 175 क्या बोल रहा है? Passing of resolution by circulation. ये एक स्पेशल प्रोविजन है. कुछ लेस इम्पॉर्टेंट मैटर्स में बोर्ड मीटिंग फिजिकली नहीं करके देयर इज एन ऑप्शन कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में ही हम लोग board meeting resolution करते. As a matter of fact, all such matters which do not require consideration at a board meeting can be decided through resolutions passed by circulations. Less important और routine business matters जो भी है वो केस में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. A resolution shall be deemed to have been passed in a board meeting if the resolution has been circulated in draft to all the directors at their registered address. देखो ये कंडीशन हुआ, the resolution has been circulated in draft to all the directors at their registered address. अभी एक कैसे हो सकता है, पहले भी देखे ना हम लोग, हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. रूल 5 यहाँ पे बोलता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब ईमेल और फैक्स. एंड थर्ड पॉइंट इज हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. अप्रूव्ड बाय majority of directors who are entitled to vote. Okay, then if at least 1/3 of total directors decides that the matter requires a physical board meeting, then resolution by circulation is not possible. अभी डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कितना चाहिए? 1/3 of total directors shall object. A resolution passed by circulation shall have to be necessarily noted, देखो necessarily noted in next board meeting and made part of minutes of meeting of such board meeting. दो important बातें हैं. जो resolution by circulation जो आया, it shall be noted in the next board meeting. next board meeting में discuss होगा and it shall be make a part of the minutes of meeting for such next board meeting, right? अभी
ये सेक्शन के साथ हम लोगों का जो पहला पार्ट मैंने बोला था ना, ये चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज बोर्ड मीटिंग्स डन. इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेवरल कमिटीज. तो देखो, वी आर स्टार्टिंग विथ दिस थिंग, आवर पार्ट 2, दैट इज कमिटीज. यहाँ पे मैं पहले ही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, सेबी एलओडीआर 2015 रेगुलेशंस प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट 2013. अभी ये जो सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस है ना, इन हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इन डिटेल while डूइंग सेबी एक्ट. तो हम लोग जब सेबी एक्ट 1992 स्टडी करेंगे वो टाइम पे एलओडीआर रेगुलेशन आएगा. बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, सेबी एलओडीआर 2015 का जो रेगुलेशंस है ना, दैट विल प्रीवेल ओवर कंपनीज एक्ट 2013 इन केसेस ऑफ दीज कमिटीज. ठीक है, यहाँ पे दो, ये जो कमिटीज वाला पार्ट है इसको हम लोग दो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. एक तो सेक्शन 177 विच डिस्कसेस अबाउट ऑडिट कमिटी एंड विजिल मैकेनिज्म, एंड उसके बाद ये ऑडिट कमिटी ही चल रहा है. उसके बाद विजिल मैकेनिज्म आएगा. देन उसके बाद सेक्शन 178 आएगा, उसमें हम लोग नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी दैट इज एनआरसी सीखेंगे, एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एसआरसी सीखने वाले हैं. तो ये बेसिकली 3 कमिटी हम लोग पढ़ेंगे. एंड हम लोगों का ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस विल बी डन, एंड दिस विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टू कंप्लीट दिस थिंग. सो गाइज, ये कमिटीज़ वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखो. ये चैप्टर मेरे को पता है थोड़ा बड़ा है, एंड बट मैंने इसको थोड़ा, मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक सम कलरफुल नोट्स, एंड बहुत ही कंप्रेस भी किया है मैंने. बट इट कवर्स, जो ये जो नोट्स है ना, दिस कवर्स द एंटायर स्टडी मटेरियल. एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसमें मैंने छोड़ा है. ओके, सो यू कैन ट्रस्ट on these lectures and these notes. Yeah, okay, so हम लोगों का फर्स्ट पार्ट इज ऑडिट कमिटी एंड विजिल मैकेनिज्म. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी. यहाँ पे देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड कंपनीज, ये जो है ना इसको बोलते हैं एंड प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज. तो कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crores और मोर, टर्न ओवर 100 crores और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 crores और मोर. ये सब के बीच में ना एक एक और आएगा. इसमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हुआ तब भी ऑडिट कमिटी फॉर्म करना होगा. एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी भी सीख लेते हैं. फॉलोइंग कंपनीज does not require to constitute audit committee. कौन कौन सा है? joint venture, wholly owned subsidiary and a dormant company under section 455. dormant company हम लोग miscellaneous companies act का जो miscellaneous chapter है उसमें dormant company डिटेल में सीखेंगे. तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी. इफ अ कंपनी डज नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया फॉर अ यहाँ पे देखो, फॉर अ कंजिक्यूटिव या फिर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years, if a company does not meet the above criteria for a consecutive period of 3 years, it is not required to constitute, then it is not required to constitute an audit committee. ठीक है. Yeah, part B is composition of audit committee. At least देखो, at least 3 directors, वहाँ पे मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, दैट इज
2/3 independent directors. Every member shall be able to read and understand financial statements. One member shall be financial expert. ये हो गया कंपोजिशन. सेक्शन 8 कंपनीज के केस में सब्जेक्ट टू 137 एंड 92 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल. देन board's report under section 134 subsection 3 shall disclose composition of audit committee. In case where the board of director has not accepted recommendation of audit committee, the same shall be disclosed in board's report along with reasons thereof. ये एक छोटा सा डिस्क्लोजर पार्ट है, इसको ऐसे याद रख लो. डिस्क्लोजर्स इन board's report. Okay, so I think we are done with this particular thing. Then responsibilities of audit committee. Recommendation for appointment remuneration of auditors. यहाँ पे audit committee का क्या क्या काम है वो हम लोग सीखने वाले हैं. Recommendation for appointment remuneration of the auditors. Review auditors' independence and effectiveness of audit, examination of financial statement and auditors' report, then approval of related party transactions. ये केस में omnibus approval है, that is एक one time approval भी 1 साल के लिए ले सकते हैं, वो डिटेल में इसके बाद आने वाला है. Secure scrutiny of intercompany loans and investments, valuation of undertaking any assets where necessary in case of amalgamation demerger, evaluation of internal financial control and risk management. IFC मतलब internal financial control and risk management process. Monitoring end use of funds raised through IPO or term loan. कंपनी ने समझो आईपीओ इशू किया या फिर टर्म लोन दिया तो उसका एंड यूज क्या होगा वो भी ऑडिट कमिटी ही चेक करेगा. नेक्स्ट पार्ट इज ओमनिबस अप्रूवल. ओमनिबस अप्रूवल का मतलब होता है वन टाइम अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी मे मेक ओमनिबस अप्रूवल सब्जेक्ट टू बिलो कंडीशंस. अभी कंडीशंस क्या है? ऑडिट कमिटी शैल स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल विच शैल इंक्लूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस. देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी अप्रूव्ड. ये 4 कंडीशन चेक करना है ऑडिट कमिटी को. देन ऑडिट कमिटी शैल कंसिडर repetitiveness of transactions and justification for the need of omnibus approval. Third is the omnibus approval shall indicate name of related party, nature of transaction, maximum amount of transactions, indicative base price or current contract price. Fourth point is omnibus approval shall be valid for a period of 1 year. Omnibus approval shall not be made for transactions with respect to selling or disposing of the undertaking. ये केस में omnibus नहीं ले सकते and omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 year. Maximum 1 साल तक valid रहेगा. In case of a transaction where audit committee does not approve, it shall make its recommendation to board of directors. Next is transactions not exceeding 1 crore which is entered into by a director or officer without obtaining approval of audit committee, and if not ratified by the audit committee within 3 months, then such transaction is voidable at the option of audit committee. तो इसमें क्या है? Any transactions which is not exceeding 1 crore rupees entered into by a director or officer without obtaining approval of audit committee, and thereafter it is not ratified by audit committee within 3 months. देखो
अप्रूवल नहीं लिया, ट्रांजैक्शन एंटर कर चुका, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कमिटी का रेटिफिकेशन आ गया तो अप्रूवल वैलिड, मतलब वो वैलिड अप्रूवल माना जाएगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं लिया या फिर उसके बाद रेटिफिकेशन भी नहीं हुआ, इन दैट केस सच ए ट्रांजैक्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। फोर्थ पॉइंट इज राइट्स ऑफ ऑडिट कमिटी। अभी ऑडिट कमिटी के पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स है। फर्स्ट इज कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स। देखो, ऑडिटर से कमेंट मांग सकता है क्या क्या सिचुएशन में, with respect to internal control system, scope of the audit, review of financial statements before submission to board। तो कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स के ये 3 ब्रांचेस है। एंड सेकेंड इज डिस्कस एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसको ये जो ऑडिट कमिटी है दे कैन मेक अ डिस्कशन विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेक्शन 177 का सेकेंड पार्ट इज विजिल मैकेनिज्म। ये जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ दिसंबर, उसमें ये विजिल मैकेनिज्म का 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। देन विजिल मैकेनिज्म इज अ सिस्टम टू सेफगार्ड द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज फ्रॉम विक्टिमाइजेशन। They can report genuine concerns. It is a whistle blowing system in the company. Applicability क्या है? Every listed company and a prescribed class of companies, companies which accepts deposits from public, or companies which have borrowed money from public financial institution in excess of 50 crores। ये दोनों के बीच में और आएगा, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ तो विजिल मैकेनिज्म अप्लाई होता है। क्या? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड prescribed class of companies where the company which accepts deposits from public or company which have borrowed money from public financial institution in excess of 50 crores. The directors and employees may use vigil mechanism to report genuine concerns। अभी vigil mechanism कौन कौन यूज कर सकते हैं? डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। देखो, जो कंपनी है ना, द कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड बोर्ड्स रिपोर्ट। दोनों जगह पे विजिल मैकेनिज्म का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कंपनी 2 ऑप्शन है, इधर कंपनी में ऑडिट कमिटी है, सेकेंड पॉइंट इज ऑडिट कमिटी कंपनी में नहीं है। जहाँ पे ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी ओवरसीज विजिल मैकेनिज्म, मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी। जो ऑडिट कमिटी मेंबर्स है वही विजिल मैकेनिज्म वही लोग देखेंगे। कंपनी वेयर नॉट हैविंग ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉमिनेट अ डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर विजिल मैकेनिज्म। तो जहाँ पे ऑडिट कमिटी है वहाँ पे ऑडिट कमिटी करेगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177 मीन्स 2 केस में ऑडिट कमिटी प्लस विजिल मैकेनिज्म, ये दोनों चीज़ का प्लस ओमनिबस अप्रूवल। हम लोग ये सेक्शन में 3 चीज़ पढ़े ना, ये तीनों केस में कहीं पे भी अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, एक तो ऑडिट कमिटी में, एक विजिल मैकेनिज्म में और ओमनिबस अप्रूवल के केस में, देन देयर इज अ पेनल्टी। कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज़, ऑफिसर के केस में 1 लाख रुपीज़। ओके, सो गाइज लेट अस move on to our next section, that is section 178। section 178 is not applicable to section 8 company subject to 137 and 92। अभी यहाँ पे 2 कमिटी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। फर्स्ट पॉइंट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एप्लीकेबिलिटी। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी, डोरमेंट कंपनी। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। ये सेम, ये जो ऑडिट कमिटी वाला जो लिमिट है ना, सेम लिमिट ऑफ द ऑडिट कमिटी क्या क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 crores, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 crores, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 crores। एज ऑन, ये सब कब देखना है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट इज कंपोजिशन।
एज पर एलओडीआर, जो सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चेयरपर्सन शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है. कंपोजिशन देखते हैं. एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसमें से हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. चेयरपर्सन ऑफ कंपनी शैल नॉट चेयर एनआरसी. ही शैल अटेंड जनरल मीटिंग टू आंसर क्वेरीज ऑफ द मेंबर्स, और in the absence of chairperson any other member can do the same. Functions of nomination and remuneration committee, इसका functions क्या है? Formulation of criteria for qualification of directors, recommending policy with respect to remuneration of directors, recommendation for appointment removal of directors, effective evaluation of performance of directors, पैरामीटर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. तो ये 5 फंक्शंस है. डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कंपनी को इन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड इन बोर्ड्स रिपोर्ट. ओके. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एसआरसी का मतलब है स्टेक होल्डर्स. ये मैंने लिखा नहीं है. स्टेक होल्डर्स relationship committee. So guys, this will be our last concept of this particular section. Okay, stakeholders relationship committee. First of all, the applicability. If a company is having greater than 1000 shareholders or debenture holders or depositors at any time during financial year shall constitute a stakeholder relationship committee. Next is composition. To be headed by a chairperson who shall be a non-executive director, other members as decided by board. बड़ा ही बेसिक सा है composition इसका. Then functions. It shall resolve the grievances of stakeholders. यही इसका मेन काम है. It shall resolve the grievances of stakeholders. It shall protect the interest of stakeholders. एक तो resolve करेगा grievances, next is protect the interest of stakeholders. Chairperson shall attend annual general meeting. In his absence any other member can attend. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 178. अभी 178 का कॉन्ट्रावेंशन बोले तो यहाँ पे 2 चीज़ है. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी प्लस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, दोनों का ही अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो देयर इज अ पेनल्टी. दैट पेनल्टी इज फॉर द कंपनी 5 लाख रुपीज, ऑफिसर्स 1 लाख रुपीज. नो पेनल्टी इफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी इज अनेबल टू, देखो, if the stakeholder relationship committee is unable to resolve any grievances in good faith. अगर good faith में उसने resolve करना, देखो, the committee tried to resolve but in the good faith they were unable to resolve. In that case there will be no penalty. तो बस good faith वाला point याद रख लो. Okay, so we are finally moving to our part 3. मैक्सिमम क्वेश्चंस ये पार्ट 3 से ही आते हैं. देखो पार्ट 3 क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड. बहुत सारे सेक्शंस है. सेक्शन 179 से लेके 193 तक यही पार्ट में हम लोग सीखेंगे. तो फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 179, पावर्स ऑफ बोर्ड. बिलो पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर, BMR का मतलब है बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन. जो फॉलोइंग पावर्स है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर पाएंगे ओनली आफ्टर अ बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन. बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास्ड एट अ ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग. कौन कौन सा है? टू मेक अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स, ऑथराइज एनी बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, इशू सिक्योरिटीज both in or outside India, to borrow funds, to invest funds. Board meeting resolution with consent of all directors. ये जो invest है ना, last point जो है अपना यहाँ पे जो invest funds, this can be done only with consent of all directors under section 186. बाकी ऊपर सारे केस में मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट, ये जो ऊपर वाला 4 केस है ना,
यहाँ पे consent ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स चाहिए और नीचे कॉन्सेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर चाहिए। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेजॉरिटी एंड ऑल। देन पॉइंट एफ इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन ग्रांट लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी। ये केस में भी बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये सब तो रूटीन बिजनेस है। अप्रूव अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। तो एंड जे इज अदर मैटर्स। अदर मैटर क्या है? टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, 182 में पढ़ेंगे। अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, appoint or remove key managerial personnel, approving related party transactions under section 188। देखो ऊपर जो हम लोग पढ़े ना, यहाँ पे पॉइंट डी ई एफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट अपना था डी वाला टू बोरो फंड्स, इन्वेस्ट फंड्स एंड एफ वाला लोन गारंटी सिक्योरिटी, ये केसेस में देखो अबव DEF कैन बी डेलीगेटेड, मतलब BOD, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, दे कैन डेलीगेट टू एनी कमिटी और ऑफिसर। ये सब पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ना करके किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। अभी किसको डेलीगेट कर सकते हैं? एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, एनी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस, दैट इज ब्रांच मैनेजर। शेयर होल्डर्स मे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग इन सर्टन केसेस। कुछ कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। क्या क्या केस है? डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलाफाइड, ऑल द डायरेक्टर्स आर, यहाँ पे ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे सारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो कोई वोट नहीं कर पाएगा, वो केस में कंपनी तो आगे बढ़ेगा ना, तो शेयर होल्डर्स विल टेक ओवर। और देर इज अ डेडलॉक और अनविलिंगनेस इन द मैनेजमेंट। अबव पॉइंट डी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ बैंकिंग कंपनी। जो डी वाला पॉइंट कौन सा था? बोरो फंड्स। अबव देखो वो बोरो उस पॉइंट में बोल रहे हैं, अबव पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी है दैट इज इन रेस्पेक्ट टू बोरो फंड्स वाला जो पॉइंट था, above point D is not applicable to a banking company when it borrows money from other banks, RBI, SBI. No need of board meeting resolution to transact such regular business। अभी बैंक के लिए वो रेगुलर बिजनेस है ना, तो उसमें बैंक को कुछ अलग से बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 180, restrictions on power of board। देखो there are few restrictions on the powers of board। ये सेक्शन, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू 137(92). मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो ये सेक्शन है ना, इसमें बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। कौन कौन सा केस पे? टू सेल लीज और डिस्पोज ऑफ whole of the undertaking or substantially the whole of the undertaking. Any special resolution does not authorize to reduction in capital. No need of special resolution if selling, leasing is part of ordinary course of business of the company। अभी यहाँ पे whole of the undertaking और substantially the whole, इसका मतलब क्या है? 20% of net worth और 20% of total income of the company। पॉइंट बी क्या है? एक तो सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। पॉइंट बी है टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। अभी इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, देखो मर्जर एक्विजिशन में जो कॉम्पेंसेशन आता है, मर्जर एक्विजिशन अप्रूव्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इन दैट केस जो कॉम्पेंसेशन आया ना, उसको ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी कंपनी अगर ट्रस्ट सिक्योरिटी छोड़ के कोई दूसरा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इन दैट केस स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। थर्ड इज टू बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ, व्हेन बोरोड फंड, यहाँ पे देखो
borrowed fund including previous borrowings is greater than paid up share capital, free reserves and security premium. अगर कंपनी अगर ये तीनों का जो एग्रीगेट है उससे ज़्यादा बोरो करना चाहते हैं, इन दैट केस आपका ये स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. यहाँ पे एक नोट है, बोरोइंग्स डज नॉट इंक्लूड टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंकर्स इन ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. टेम्पररी लोन इंक्लूडेड नहीं है. अभी टेम्पररी लोन क्या है? लोन्स पेएबल ऑन डिमांड और पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन. टेम्पररी लोन उसको ही बोलेंगे, a loan which is payable on demand or which is payable within a period of 6 months from the date of loan and it does not include a loan for capital expenditure. यहाँ पे और एक है, if any debt is due to a director. देखो डायरेक्टर का कोई लोन दिया है, डेट पेंडिंग है, no extension can be given unless a special resolution is passed. तो डायरेक्टर का जो लोन है उसको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते unless a special resolution is there. Contribution to bona fide charitable funds beyond certain limit requires ordinary resolution and not special resolution. ये भी पॉइंट याद रखोगे. See, these are important for MCQ perspective. Contribution to bona fide charitable funds beyond certain limit requires ordinary resolution and not special resolution. Section 181, contribution to bona fide charitable funds. This section applicable to both public and private companies. No ordinary resolution is required if contribution up to 5% of average net profits of 3 preceding financial years. देखो, अगर contribution is up to 5% of average net profits of 3 preceding financial year है, ये केस में ordinary resolution नहीं चाहिए. In case of a loss making company, मतलब in case there is a loss in any preceding financial year, count the average net profit by taking the loss also. मतलब कोई भी लॉस होगा ना वो एग्रीगेट में एडजस्ट हो जाएगा. इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स wants to contribute greater than 5%, then ordinary resolution is required in general meeting. अभी 5% तक कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए. 5% से ज़्यादा करना चाहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दैट केस ordinary resolution is required in general meeting. Section 182, political contributions. Political party means a political party registered under section 29A of the Representation of the People's Act 1951. Any company can contribute any amount without limit to a political party. Section 182 has overriding effect. Following companies are not allowed for political contribution: a government company or a government company and a company in existence less than 3 financial years. Contribution can be made only after resolution passed in board meeting, resolution passed in board meeting of directors. मतलब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, देयर शुड बी अ बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन. उसके बाद एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स, ये देखो, डिस्क्लोज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज. क्या डिस्क्लोजर क्या है? Every company shall disclose in its profit or loss the total amount contributed to political parties during the financial year. Contribution can be made, ये modes of contribution है, ये जो point है, this is permitted modes of political, permitted modes फॉर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. हाँ, तो 3 मोड में अलाउड है. एक तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड ईसीएस. ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. इन केस एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, देन नो नीड टू डिस्क्लोज. अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, देन नो नीड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पीएल. डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन सा केस को हम लोग बोलेंगे कि डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है? 2 केस है. सी, डोनेशन और पेमेंट टू एनी पर्सन हु इज इन डोनेशन और पेमेंट टू एनी पर्सन हु इज इन पब्लिक सपोर्ट. 2 केस में हम लोग मानेंगे कि डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है. डोनेशन और पेमेंट मेड टू एनी पर्सन who is in public support for a political party. Public support for a political party है. Expenses on advertisement in any publication, brochure, souvenir,
पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों केस में हम लोग इसको डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानेंगे. देर इज अ certain penalty for this violation of this section. In case of company, 5 times amount contributed. In case any officer of the company, 5 times amount contributed plus 6 months imprisonment. ये जो 6 months है ना, this can be the maximum imprisonment. Okay, any lower imprisonment is also possible. ये सारा जो penalties मैं पढ़ा रहा हूँ, this is all amended. Next section is section 183. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड. ये सेक्शन बड़ा ही अच्छा सेक्शन है. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ओनली बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. इवन लॉस मेकिंग कंपनी कैन कंट्रीब्यूट. कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन इट्स पीएल. एक ही इसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें रिक्वायरमेंट दो ही है, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए बस, एंड company needs to disclose the total amount contributed to national defense fund in the profit and loss account during the year. तो guys, जहाँ तक मेरा मानना है, we have done 50% of this chapter. So and मेरा जो assessment है, अनदर 1 आवर में हम लोग ये पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, एंड देयर आफ्टर 186 लोन इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी. देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 187 इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी, 188 related party transactions. So these few sections are needs to be discussed, and हम लोग वो अगले लेक्चर में, देखो अगले लेक्चर में सेक्शन 184 से स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में. सो गाइज, आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा मोटिवेशन दो मेरे को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग सेक्शन 184 से स्टार्ट करेंगे. चलो.